दोस्तों, अगर आप भी अगले 10 सालों के लिए लार्ज कैप कैटेगरी में कोई एक अच्छा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को प्लस अपनी कैटेगरी में अवेलेबल सभी लार्ज कैप फंड को काफी अच्छे रेट ऑफ रिटर्न से बीट किया है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। आज मैं आपको इसका डीप एनालिसिस करके दिखाऊंगा और ये एनालिसिस कोई नॉर्मल एनालिसिस नहीं होगा कि मैं आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो बताऊंगा, AUM साइज बताऊंगा। इसमें फंड मैनेजर की क्वालिटी कैसी है, कौन फंड मैनेजर है जो उसको मैनेज करता है, उनका एक्सपीरियंस कितना है। क्योंकि दोस्तों हम ना किसी को भी अपने पैसे थमा देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हमारे फंड को मैनेज कौन कर रहा है। और आप लोग जितने भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे, शायद आप खुद से एक बार पूछ के देखिएगा, आपको भी नहीं पता होगा कि इसका फंड मैनेजर कौन है, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, वो किस तरीके का इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। तो मैं पहली चीज़ ये डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा कि इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एंड स्ट्रैटेजी ये कौन सी यूज़ करते हैं। तीसरा कि इनके म्यूचुअल फंड में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, प्लस उनमें कौन कौन से स्टॉक्स पे ये बेट कर रहे हैं। चौथा कि परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन की इसने लास्ट कुछ सालों में अच्छा रिटर्न क्यों दिया और क्या ये आगे भी आउट परफॉर्म करेगा अपने बेंचमार्क को। और पांचवी चीज कि किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको फ्रेश SIP शुरू करनी है या आपको लमसम करना है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो या शॉर्ट टर्म देख रहे हो, तो मैं उन सब चीजों का भी आंसर करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों काफी साल पहले मैंने पीटर लिंच सर की एक बुक पढ़ी थी, वन अपॉन अ वॉल स्ट्रीट। उसमें मैंने एक फेमस कोट पढ़ा था सर का कि यू शुड नो व्हाट यू ऑन एंड व्हाई यू ऑन इट। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले अपने आप से 2 सवाल पूछने कि ये इन्वेस्टमेंट किस चीज में है और मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। इससे क्या पता चलता है आपको, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। अदरवाइज लोग ब्लाइंडली बहुत से म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, बहुत से स्टॉक ले लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, क्रिप्टो खरीद लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा हूँ। दोस्तों मेरा सबसे पहला गोल होता है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कि ये आइडेंटिफाई करना कि उसकी फंड मैनेजर कैसा है। फंड मैनेजर फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स के बारे में सोचे, ना कि खुद के पैसे बनाने के बारे में, AUM गैदरिंग के बारे में कि सिर्फ AUM इकट्ठा करने पे लगा पड़ा है, रोज रोज मीडिया में आके कुछ भी बोल रहा है। ऐसा बनना नहीं चाहिए मेरे को। तो इस फंड के जो फंड मैनेजर है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है शैलेश राजभान सर। भाई बहुत अच्छा बंदा है, आपने रेयरली इनको टीवी पे देखा होगा। इन्होंने इस फंड को ज्वाइन किया था 2007 में, जब ये फंड की शुरुआत हुई थी। और निपॉन इंडिया के साथ ये है लगभग 2003 से। और इससे पहले भी इनको लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है। ये किसी और कंपनी में काम करते थे एज ए रिसर्च एनालिस्ट। तो मोटा मोटी इनको लगभग 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सबसे अच्छी चीज ये है कि फंड के साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जब फंड में अगर फंड मैनेजर नए नए आते हैं, तो उनकी सबकी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट थ्योरी, इन्वेस्टमेंट थीसिस सबके अलग अलग होते हैं। तो जो पुराने वाले फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट थीसिस होते हैं, जो नया वाला आता है तो उसको चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है फंड की परफॉर्मेंस हैम्पर होती है। बट इस फंड के साथ ऐसा नहीं है, शुरुआत से एक ही बंदा मैनेज कर रहा है, विच इज द गुड थिंग अबाउट दिस फंड। अब बात करते हैं कि इनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो इन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, .com बबल भी देखा था इन्होंने, यूरोप का क्राइसिस देखा है, कोविड क्रैश देखा है। तो इन्होंने काफी ज्यादा क्रैश अपनी लाइफ में देखे हैं। तो इससे हम क्या इस बंदे को ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब इनको, इन्होंने सिर्फ मार्केट में अपसाइड नहीं देखा, इन्होंने डाउन साइड भी काफी बार देखा है। इसके बावजूद इनके फंड का रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा अल्फा से इन्होंने अपने पीयर्स को बीट किया है। तो फंड मैनेजर की क्वालिटी तो काफी अच्छी है, नो डाउट। अब बात करते हैं हम कि इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में, कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज जो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए होती है कि वो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं गार्ड। ठीक है, गार्प का मतलब होता है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। कोई मोमेंटम फॉलो करता है, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करता है, कोई ग्रोथ फॉलो करता है, मतलब जो सिर्फ हाई अर्निंग ग्रोथ को लेते हैं, कोई ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। आई ऑल्सो पर्सनली व्हेन आई डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई ऑल्सो फॉलो दिस ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस स्ट्रेटेजी, बिकॉज आई बिलीव कि ये हर मार्केट में काम करती है। इसमें आप क्या करते हो, आप ऐसी कंपनीज को लेते हो जो डिसेंट पेस से ग्रो कर रही है, 10, 12, 15, 16, 18% से, और रीजनेबल प्राइस पे ट्रेड कर रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस पे ट्रेड कर रही है। तो ये उस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं। और ये ऐसी कंपनीज खरीदते हैं जिनकी राइजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक है, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर की कंपनी का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा होती है, मतलब उन कंपनी के अंदर कोई ना कोई तरीके का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। तो ये ऐसी कंपनी लेते हैं जिनकी हेल्दी या राइजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी है, ड्यूरेबल एडवांटेज है, इसी तरीके का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। और ये ऐसे सेक्टर से दूर रहते हैं जो अभी फैंसी में है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये उस तरीके के सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस वाली स्ट्रेटेजी में लगभग आप ग्रोथ चेज करते हो, डिसेंट ग्रोथ चेज करते हो, बट एट अ रीजनेबल प्राइस, चाहे वो सेक्टोरल हो चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हो। अब बात करते हैं कि जो इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, क्या ये पैसे बना के दे रहा है लोगों को। क्योंकि भाई आप चाहे मोमेंटम फॉलो करो, आप चाहे वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करो, मेरे को एज एन इन्वेस्टर क्या चाहिए कि मेरे पैसे बढ़े, मेरे को आप पैसे बना के दो। अदरवाइज आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल का क्या ही फायदा है मेरे लिए। तो
इसके लिए हम देखेंगे इनके पास्ट के रिटर्न कि पास्ट में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है इसका मतलब जो ये इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हैं ये इनका काम कर रहा है। तो अगर हम 3 साल के रिटर्न देखें पास्ट में, तो फंड का जो रिटर्न है दैट इज 7.31%, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न कितना है 5.86%। तो 3 साल में इन्होंने कैटेगरी को लगभग 2% से बीट किया है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने बीट किया लगभग 3.5% से। 10 साल की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने बीट किया लगभग 3% के आसपास से। तो मतलब जो ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो इनका काम कर रहा है और ये बहुत अच्छे रेट से बीट भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स। तो जो ट्रेलिंग रिटर्न्स होते हैं दोस्तों वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से फाइनेंशियल ईयर के एंड तक देखा जाता है। लेकिन रोलिंग रिटर्न्स क्या है, आप किसी भी पीरियड में उठा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न 16.77% है, जबकि कैटेगरी का 14.52, तो यहाँ भी 2% से इन्होंने बीट किया है। 10 साल के 16.04% है, क्योंकि कैटेगरी का 13.97% है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि रोलिंग रिटर्न होते क्या है, इज अ बेस्ट मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड लाइवलीहुड ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15% रोलिंग रिटर्न देख रहे हो 3 साल के लिए, इट मीन्स आप कोई भी 3 साल उठा के देखेंगे तो उस फंड ने लगभग 15% का रिटर्न दिया होगा। तो जैसे आप कोई भी यहाँ पे 5 साल उठा के देखोगे तो इस फंड के जो 5 साल के रिटर्न होंगे वो 16% के होंगे, जबकि कैटेगरी का 14.93% है। तो रोलिंग रिटर्न भी काफी अच्छे रहे। तो इससे हमें ये तो चीज पता चलती है कि जो फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो काम कर रहा है, वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे क्रिटिकल पॉइंट कि ये फंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सबसे ज्यादा एलोकेशन इस फंड का जो है वो फाइनेंशियल्स में है, और सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में किसमें, बैंक्स में। मतलब ये फंड फाइनेंशियल सेक्टर पे काफी बुलिश है। 35% एलोकेशन, मतलब अगर आप 100 रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हो तो 35 रुपए आपका फाइनेंशियल सेक्टर में जाता है। और इस वक्त फाइनेंशियल सेक्टर काफी अंडर वैल्यूड भी है, काफी रीजनेबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और मतलब अगर आगे चल के इंडिया को ग्रो करना है तो फाइनेंशियल सेक्टर को, बैंक्स को ग्रो करना बहुत जरूरी है। जैसे बसंत महेश्वरी सर भी कई बार अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि अगर इंडिया के बैंक्स ग्रो नहीं करेंगे तो इंडिया भी ग्रो नहीं करेगा। और इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज फॉर एनी कंट्री। अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो वहां के बैंक्स जरूर अच्छा करेंगे। तो इन्होंने क्या टॉप बैंक्स में इन्वेस्ट किया है, HDFC में 9.31, ICICI में 8, एक्सिस में 4%, SBI में 2%, बजाज में 2%। तो ऐसे करके इन्होंने टॉप बैंक्स में इन्वेस्ट किया। तो टोटल फाइनेंशियल सेक्टर में कितना है 35%। मतलब दे आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। दूसरा जो बुलिशनेस है इनकी वो है कंज्यूमर सेक्टर पे। तो 2 कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। तो टोटल मिला के कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में इन्होंने 25% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी इनके पास है, महिंद्रा, ट्रेंट, इंडियन होटल्स, विशाल मेगा मार्ट, डिक्सन, हुंडई मोटर, जुबिलेंट, काफी अच्छी कंपनी। और कंज्यूमर स्टेपल्स में इनके पास है, HUL, ITC, एवेन्यू सुपरमार्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज। तो ये सब कंपनीज में इन्होंने कंज्यूमर सेक्टर में इन्वेस्ट किया। तो पहला जो बुलिश है वो है फाइनेंशियल पे। दूसरा सबसे ज्यादा बुलिश है कंजप्शन सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर पे। तो अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी तो लोग क्या करेंगे, लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे तो ट्रेंड में जाएंगे, लोग गाड़ी खरीदेंगे तो मारुति की ग्रोथ होगी, लोग घूमने जाएंगे तो इंडियन होटल्स अच्छा करेगा, लोग मूवी देखने जाएंगे तो PVR अच्छा करेगा, ठीक है, लोग टाटा कंज्यूमर अच्छा करेगा, अच्छा खाएंगे पिएंगे, HUL अच्छा करेगा, ITC अच्छा करेगा। इसके बाद कंज्यूमर सेक्टर के बाद जो ये सबसे ज्यादा बुलिश है वो है एनर्जी पे बुलिश है। तो 9.91% का एलोकेशन एनर्जी पे, जिसमें इनके पास रिलायंस है, NTPC है, टाटा पावर है, सीमेंस है, NTPC ग्रीन है, वेदांता ऑयल एंड गैस है। तो इस सेक्टर पे ये काफी ज्यादा बुलिश है। मतलब आजकल दोस्तों देखो एनर्जी की डिमांड डे बाई डे बढ़ रही है। ईवी जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो पावर की डिमांड बढ़ेगी। डाटा सेंटर इंडिया में जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो पावर की डिमांड बढ़ेगी। तो मेनली पावर सेक्टर काफी ग्रो करेगा फ्यूचर में। और काफी फंड मैनेजर पावर सेक्टर पे, एनर्जी सेक्टर पे काफी बुलिश है। तो दे हैव आल्सो एलोकेटेड 9.91% इन एनर्जी सेक्टर, देन 9.43% इनका टेक्नोलॉजी में। हेल्थ केयर में काफी 8.23% का एलोकेशन है। सारी फार्मा कंपनी, सन फार्मा, रेड्डीज, डिवीज, सिप्ला, ल्यूपिन, मैनकाइंड इनके पास है। तो दे आर आल्सो बुलिश ऑन हेल्थ केयर सेक्टर, विच इज आल्सो कंसिडर एज ए डिफेंसिव सेक्टर। जैसे FMCG सेक्टर है, बट FMCG में इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, जैसे कॉलगेट वगैरह ये इनके पास। मेनली इन्होंने FMCG सेक्टर में हाई ग्रोथ कंपनी जो कंज्यूमर सेक्टर से रिलेटेड है उनमें इन्वेस्ट कर रखा है। हेल्थ केयर डिफेंसिव सेक्टर है। मेनली जो फार्मा सेक्टर अभी अपना काफी तेजी से ग्रो भी कर रहा है। तो ये क्या डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देता है, प्लस ग्रोथ के टाइम पे अच्छा अल्फा जनरेट करके देता है। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने लगभग 8% एलोकेट कर रखा है, जिसमें इनके पास LNT है, GE T&D है, ABB है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, सीमेंस है और कुछ अदर छोटी कंपनीज हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेन इनका फाइनेंशियल में है, दूसरा कंजप्शन सेक्टर में है, तीसरा फिर ये एनर्जी में बुलिश है, चौथा फिर ये हेल्थ केयर और IT में बुलिश है। तो अगर ये सारे सेक्टर्स अच्छा करते हैं आने वाले 5 साल 10 साल में तो ये फंड काफी अच्छा करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोबारा से मेंशन किया 35% फाइनेंशियल्स में। तो अगर इंडिया बोरो ज्यादा करेगा, इन्वेस्ट ज्यादा करेगा, इंश्योरेंस ज्यादा खरीदेगा,
फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बैंक्स काफ़ी अच्छा करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल अच्छा करेगा। बात करें कंज्यूमर बिजनेस की, लोग गाड़ी खरीदेंगे, मतलब लोग कमाएंगे ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा करेंगे, बेटर प्रोडक्ट, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर एक्सपीरियंसेस, तो कंज्यूमर बिजनेसेस अच्छा करेंगे इंडिया में। तो कंज्यूमर बिजनेसेस पे लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स, मतलब बहुत ज़्यादा फंड मैनेजर बुलिश हैं, बसंत महेश्वरी सर भी काफ़ी बुलिश हैं इस पे। फिर बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर पे भी काफ़ी फंड मैनेजर बहुत बुलिश हैं, दे आर ऑल्सो बुलिश ऑन। तो अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी विल रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर एनर्जी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी कंजप्शन, तो अल्टीमेटली अगर इंडिया को ग्रो करना है तो पावर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी में इनका अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं, बता ही दिया मैंने आपको कि फार्मा कंपनीज इनके पास। तो बेसिकली द फंड की जो थीम है दैट इज अर्न मोर, स्पेंड मोर, बोरो मोर एंड इन्वेस्ट मोर। तो आपको मोटा मोटी अंदाजा लग गया होगा कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आने वाले 10 साल में काफी ग्रो करेंगे। पहला फाइनेंशियल, फिर कंजप्शन, फिर एनर्जी, फिर टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। एंड आई थिंक अगर इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है, इंडिया को प्रॉस्पर करना है, तो इन सेक्टर्स का अच्छा करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हैं उनको किस प्राइस में ले रहे हैं, उनकी अर्निंग ग्रोथ कैसी है, ठीक है, उनकी सेल्स ग्रोथ कैसी है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो पी रेशियो आप चेक करते हैं, तो फंड का जो पी रेशियो 21.78 है, जबकि इंडेक्स का 20.93 है। तो निफ्टी टॉप 100 का जो पी रेशियो दैट इज 20.93 और प्राइस टू अर्निंग म्यूचुअल फंड का है 21.78। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कर रहे हैं, तो लगभग सेम ही है। प्राइस टू बुक भी लगभग सेम है। फिर प्राइस टू सेल्स 2.96 है। थोड़ा सा महंगा खरीद रहे हैं कंपनियों को ये एज कम्पेयर टू क्या बोलते हैं इंडेक्स, बट बिकॉज ग्रोथ भी ज़्यादा है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा पे करना ही पड़ता है आपको। तो जैसे मैंने बताया कि इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, तो डिसेंट ग्रोथ एंड डिसेंट प्राइस। अगर बात करें हम सेल्स ग्रोथ की, तो इनकी कंपनीज की सेल्स ग्रोथ है 10.23% ऑन एन एवरेज पूरे फंड की, जबकि इंडेक्स की कितनी है 7.51%। तो इनकी कंपनीज इंडेक्स के मुकाबले काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही है। कैटेगरी एवरेज है 9.90। बुक वैल्यू ग्रोथ है लगभग 16.59% की। जो एसेट्स ग्रोथ, मतलब बुक वैल्यू ग्रोथ मतलब होता है एसेट्स कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, तो इनकी कंपनी की एसेट सबसे ज़्यादा तेजी से 16.59% से ग्रो कर रही है, जबकि कैटेगरी एवरेज है 16 और इंडेक्स का 14%। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी फंड काफ़ी अच्छी पोजीशन पे अभी। बात करते हैं रिस्क एंड वॉलेटिलिटी मेजर्स, तो ये दो रेशियो बहुत जरूरी होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा मतलब अपने बेंचमार्क को कितने रेट से बीट किया, तो 2.79% से इस फंड ने बीट किया। दूसरा बीटा क्या 0.96, मतलब 1 से अगर बीटा कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि डाउन साइड प्रोटेक्ट है, मतलब बाकी फंड जितना गिर रहे हैं ये उनसे कम गिर रहा है, और अप साइड में बाकी फंड जितना बढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि बढ़ते टाइम ज्यादा बढ़े लेकिन गिरते टाइम कम गिरे। इससे क्या होता है, वॉलिटिलिटी कम हो जाती है, जिससे क्या इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, इन्वेस्टर्स लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट कर पाते हैं। जिस फंड में दोस्तों वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है ना, तो चांसेस होते हैं कि वो फंड हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि जब वो डाउन साइड जाता है तो हम पेशेंस खो बैठते हैं और हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो वॉलिटिलिटी इस फंड की कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि अल्फा 2.79, कैटेगरी का 0.42, इट मीन्स 100 जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मीनिंगफुल एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो दिस फंड, ये इनसाइट आप देख सकते हैं, ये सिर्फ बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है ज्यादा रिस्क लेके, ये क्या कर रहा है, रिस्क भी कम ले रहा है और बीट भी ज्यादा कर रहा है। तो ये सबसे अच्छी चीज होती है दोस्तों। फिर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि बीटा 0.96 है, तो आउट परफॉर्मेंस हैज नॉट कम फ्रॉम टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं इसलिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये कम रिस्क ले रहे हैं और ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी फंड्स के मुकाबले। तो ये सबसे अच्छी चीज होती है। फिर अगर हम बात करें कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब क्या होता है कि मतलब 1 यूनिट ऑफ रिस्क, अगर पर्टिकुलर फंड मैनेजर इतना रिस्क ले रहा है वो इतना रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो ये क्या है, दूसरों के मुकाबले उतने ही रिस्क में ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब जितना रिस्क बाकी फंड मैनेजर ले रहे हैं, अगर ये उतना रिस्क ले रहे थे उनके मुकाबले ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। दैट इज इट मीन्स, तो फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क टेकन द फंड मैन हैज जनरेटेड मच हायर रिटर्न देन एवरेज फंड इन इट्स कैटेगरी। तो ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको शैलेश भान सर के इन्वेस्टमेंट आउटलुक की बात करूंगा कि मार्केट को लेके कितने बुलिश या कितने बियरिश है। ये मैंने स्लाइड जो निकाली है उनके रिसेंटली जो उनका डिस्क्लोजर था उनके फंड को लेकर, उसमें से निकाली है। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने बात की कि ओवर द पास्ट सेवरल मंथ वैल्यूएशन हैज बिकम मोर रीजनेबली पर्टिकुलरली विद इन द लार्ज कैप कैटेगरी। इनका कहना ये है कि लास्ट कुछ महीनों में मार्केट का जो वैल्यूएशन है मेनली जो लार्ज कैप कैटेगरी में वो काफी रीजनेबल हो गया है, बट नियर टर्म्स जो है अर्निंग्स पे प्रेशर है क्योंकि इनपुट कॉस्ट, करेंसी डेप्रिसिएशन और ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से। दूसरा इनका ये कहना है कि जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बी इन्वेस्टेड सिस्टमेटिकली यूजिंग द करंट करेक्टिव फेज ऑफ द मार्केट। ये क्या कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके का माहौल है दुनिया में, हमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए। मेनली दे आर बुलिश ऑन
लार्ज कैप ओरिएंटेड डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी। बट अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपको मिड और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करना है तो आपका व्यू जो है बहुत लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मिनिमम 7+ ईयर्स का व्यू लग के रखना है। क्योंकि मैं आपको दोस्तों पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, मेरी जो लास्ट वीडियो है वो आप जाके देखिए, मैंने उसमें बताया कि स्मॉल कैप और मिड कैप में वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन आपको बहुत सस्ता हो गया, बट फिर भी लोग बातें सुनते नहीं है। मेरे को अभी पिछली कुछ वीडियो पे कमेंट आए मेरे, मतलब लोग इतना गुस्सा करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, स्मॉल कैप में तो अर्निंग ग्रोथ बहुत ज्यादा है। एक बार आप जाके उस वीडियो को देखो और समझो कि वैल्यूएशन वहाँ पे क्यों ज्यादा है, क्योंकि लास्ट 5 सालों में स्मॉल कैप का वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ा है रादर देन अर्निंग्स ग्रोथ के मुकाबले, जबकि लार्ज कैप में उल्टा है। तो इसलिए आप देखो ना, राजीव ठक्कर सर ने भी यही बोला है कि इन्वेस्टमेंट मतलब आप लोग स्मॉल कैप में और मिड कैप में कम करें एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। ही इज ऑल्सो बुलिश ऑन लार्ज कैप। शंकर नरेन इज ऑल्सो बुलिश ऑन लार्ज कैप। द शैलेश भांसर इज ऑल्सो बुलिश ऑन लार्ज कैप। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी फंड मैनेजर भी ऐसा बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं लार्ज कैप फंड के बारे में डिस्कस भी कर रहा हूँ। दोस्तों, इस फंड को अच्छा करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है। अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो दिस फंड विल डू वेल, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जो कि डायरेक्टली लिंक टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। सो बैंक का ग्रो करना जरूरी है, मिडिल क्लास की अर्निंग ग्रोथ होना जरूरी है, पावर डिमांड का बढ़ना जरूरी है और कंज्यूमर बिजनेस का बढ़ना जरूरी है, तभी ये फंड अच्छा करेगा। अब बात करते हैं कि अगर कुछ गलती होने के क्या चांसेस है कि फंड रिटर्न अच्छा ना दे फ्यूचर में, इसके क्या चांसेस है? मान लो क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो जाए बैंक्स की, जो लोन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, बिल्कुल कंजप्शन बिल्कुल कंज्यूमर कंजप्शन सेक्टर बिल्कुल ही खत्म हो जाए, फाइनेंशियल स्टॉक बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म करे क्योंकि इनका फाइनेंशियल पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा इंडिया में, तब तो चांसेस है कि ये फंड ज़्यादा अच्छा ना करे। बट अगर ऐसा हो जाएगा तो बाकी फंड भी अच्छा नहीं करेंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इस फंड का अच्छा करने के लिए अगर फाइनेंशियल्स ने अच्छा किया तो दिस फंड विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म द मार्केट। एनर्जी ने अच्छा किया देन ऑल्सो इट विल आउट परफॉर्म। अगर आपका कंज्यूमर कंजप्शन सेक्टर ने अच्छा किया देन ऑल्सो इट विल आउट परफॉर्म। सो किस तरीके के इन्वेस्टर्स को इसमें पैसा लगाना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर है, जो फर्स्ट टाइम अपनी एसआईपी शुरू कर रहे हैं, उनको जरूर इसमें पैसा लगाना चाहिए। एसआईपी इन्वेस्टर जिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर और जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं, जिनका मिनिमम हॉराइजन 7+ ईयर है। आप देख रहे हैं 10 सालों में 7 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे बेस से बीट किया है। तो आपका मिनिमम होराइजन अगर 5 साल 8 साल 10 साल है, और दोस्तों इक्विटी से पैसा बनाना है तो मिनिमम आपको 10 साल का व्यू लेकर चलना पड़ेगा। और लार्ज कैप के आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रिटर्न प्लस स्टेबिलिटी देता है। आपको डिसेंट 14, 15, 16% का रिटर्न मिलेगा, प्लस जब डाउन साइड आएगा तो आपको ये प्रोटेक्ट करेगा, स्टेबिलिटी देगा। अदरवाइज क्या होगा, आप सारा पैसा स्मॉल कैप्स में लगा दोगे और डाउन साइड आएगा तो आप वाइप आउट हो सकते हो मार्केट से। तो ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फंड। आपके जो भी डाउट है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में भेजिए। आपको एनालिसिस कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।